हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2024 के लिए बायोलॉजी के यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहेगा। इससे पहले हमारे 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले आपको बता दें, आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो थ्योरी वाली क्लासें हमने मेंस एग्ज़ाम्स के लिए स्टार्ट की थी, तो लगभग 45 प्लस क्लासें हो गई हैं थ्योरी वाली। ठीक है, पहले आप उनको देखिए, अपनी थ्योरी क्लियर करिए, उसके बाद यहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। क्योंकि जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाने में मज़ा भी आएगा, और जो चीज़ें वहाँ छूट जाती हैं वो यहाँ पर नए सिरे से आपको देखने को मिलेंगी, और आपका यहाँ बहुत अच्छा रिवीजन भी होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सभी बुक्स को मिला करके, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं अदर स्टेट के, सब से यहाँ पर क्वेश्चन को लिया जाता है। तो यहाँ केवल हम 10 क्वेश्चन करते हैं, और इन 10 क्वेश्चनों का जब आपको पूरा विश्लेषण देते हैं तो आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिस सेट लगाने से आपका फ़ायदा ही होता है, क्योंकि यहाँ आपको एक आइडिया भी लग जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या लेवल रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने थ्योरी स्टार्ट की थी, मतलब पहले जैसे आपका पहला टॉपिक था सजीव जगत, उसको क्लियर किया। तो सजीव जगत में भी पहले हमने कोशिका पढ़ा था, तो कोशिका के बेसिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने आपको फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में करवाए। इसके बाद प्रैक्टिस सेट सेकंड में आपके विभिन्न कोशिकांगों से जिस जिस तरह से क्वेश्चन बन सकते थे। आज के प्रैक्टिस सेट में हम कोशिका के जो प्रकार पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक वगैरह, उससे क्या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बात और बता दें, आपको कहीं पर भी अन्य जगह पर क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से जिस जिस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे वो आप यहाँ पर देख पाएंगे और अपना रिवीजन भी कर पाएंगे। तो इससे पहले आप थ्योरी वाली क्लासें क्लियर कर लें, ताकि आपको प्रैक्टिस सेट लगाने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ 10 क्वेश्चन आज करेंगे। तो अभी तक ये हमारे जो हैं 40 क्वेश्चन हो गए हैं 4 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। उनकी भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप उनको भी देख सकते हैं। यहाँ प्रैक्टिस सेट 5 में क्वेश्चन नंबर 41 से हम स्टार्ट करेंगे, और यहाँ यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक से ही बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारे जितने प्रैक्टिस सेट हुए उनमें कोशिका के बेसिक या अन्य जो कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइसोसोम से लाइवोसोम से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बाद गाल्जी बॉडी से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ आप देखिए, और ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं इनके आंसर आप स्वयं से भी लगाएं और बताएं कि आपने इन 10 क्वेश्चनों के माध्यम से कितने सही किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इससे पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट था उसमें लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा था, तो वो आपको बता देते हैं। क्वेश्चन था कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, M.J. स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान। तो कभी पूरा नाम नहीं मिलता इनका, केवल इतना लिखा होता है स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान ने आपकी सेल थ्योरी दी थी। तो ये 2 वैज्ञानिक थे, इनके नाम आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए आज का क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता यूकैरियोटिक की नहीं है। तो थ्योरी वाली क्लास में हमने पूरा डिटेल से आपको यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, यूकैरियोटिक की विशेषताएं क्या हैं, प्रोकैरियोटिक की विशेषताएं क्या हैं, इनमें क्या अंतर होता है, बहुत अच्छे से करवाया है। तो जिसने थ्योरी पढ़ी होगी तो वो यहाँ आसानी से इसका आंसर दे पाएगा, और उसके दिमाग में ही घूमेगा कि क्या होते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, तो एक विशेषता ऐसी है इनमें से जो यूकैरियोटिक की नहीं है, बाकी 3 विशेषताएं यूकैरियोटिक की हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित है, फिर है माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, फिर है प्लाज्मा झिल्ली मौजूद है, और ऑप्शन डी है पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है। तो यहाँ आपको बताना है यूकैरियोटिक की ये शुरुआत की 3 विशेषताएं यूकैरियोटिक की हैं, लेकिन जो चौथी विशेषता दी गई है, जो पादप सेल होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है, जो कि गलत दिया है, क्योंकि जो पादप यानी प्लांट सेल्स होते हैं उनमें आपका क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ना कि अनुपस्थित। तो हमें यही बताना था कौन सा एक इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, अनुपस्थित, जो कि गलत दिया है, और हमें यही बताना था। अब हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर देख लेते हैं, ताकि आगे जो क्वेश्चन बने आप उनके आंसर दे पाएँ। ठीक,
तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं इनमें केंद्रक कला नहीं होती है। अब आप केंद्रक कला से वाकिफ़ होंगे। केंद्रक कला कह दें, प्लाज्मा कला कह दें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दें, केंद्रक झिल्ली कह दें, इनमें क्या होती है, नहीं होती है। इस प्रकार केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा पड़ा रहता है। तो आपको कल के प्रैक्टिस सेट में जीव द्रव्य के बारे में बताया था, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जीव द्रव्य क्या कहलाता है, मतलब जो कोशिका है, कोशिका के अंदर भरा हुआ जो तरल पदार्थ है और केंद्रक के अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ। तो केंद्रक के अंदर जो रहता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते थे, ठीक है, और जो कोशिका के अंदर रहता है उसे कोशिका द्रव्य कहते थे। तो जब केंद्रक द्रव्य को और कोशिका द्रव्य को मिला देते हैं तो वही क्या बन जाता है, आपका जीव द्रव्य। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक हैं इनमें जब केंद्रक कला ही नहीं है तो इसमें केंद्रक नहीं है, मतलब इसमें आपका केंद्रक द्रव्य भी नहीं होगा। तो इसमें केवल कोशिका द्रव्य में जो पदार्थ बिखरा रहेगा वही क्या कहलाएगा, यहाँ पर आपका केंद्र कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में वही जीव द्रव्य होगा इसका, ठीक। अब देखिए, गुणसूत्र के स्थान पर हिस्टोन प्रोटीन रहित डीएनए के धागे होते हैं। मतलब जहाँ गुणसूत्र होना चाहिए वहाँ गुणसूत्र ना होकर के क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन से बने डीएनए के धागे होते हैं। ऐसी कोशिकाओं में पूर्ण रूप से विकसित कोशिकांगों का अभाव रहता है। तो आपको तो ये बात याद रखनी है कि जो प्रोकैरियोटिक हैं इसमें 90% जो है कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, मतलब नहीं पाए जाते। अब कोशिकांग मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, जैसे आपका क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम हो गया, इसके बाद जैसे आपका हो गया गाल्जी उपकरण हो गया, इसके बाद आपका लाइसोसोम हो गया। तो ये इसमें नहीं पाए जाते, ठीक है, या पाए जाते हैं तो दूसरे प्रकार के, लेकिन इसमें 90% कोशिकांग पाए ही नहीं जाते। और यूकैरियोटिक में सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो एक अंतर तो आपको यही याद रखना है, यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कह देगा आप क्वेश्चन, बताइए किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया गाल्जी बॉडी उपकरण उपस्थित होते हैं। तो आपको पता है कि ये यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं जबकि प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, बताइए लाइसोसोम किन कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं या किन में अनुपस्थित होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं जबकि आपके यूकैरियोटिक में उपस्थित। तो इसे याद कैसे रखेंगे कि यूकैरियोटिक में क्या होते, उपस्थित होते। यू मतलब होता है तुम, और तुम्हारे अंदर ये चीज़ें उपस्थित हैं। इस तरीके से आप याद रख लें, ठीक है। और जो केंद्रक होता है, स्पष्ट केंद्रक का आपका प्रोकैरियोटिक में अभाव रहेगा, जबकि आपके जो यूकैरियोटिक होंगे उसमें स्पष्ट केंद्रक होगा। और जिसमें केंद्रक होगा तो उसके अंदर केंद्रक द्रव्य भरा होगा, और बाहर जो कोशिका होगी उसमें कोशिका द्रव्य भरा होगा। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आपका जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म बनाएंगे, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे। ऐसी कोशिकाओं में पूर्ण रूप से विकसित कोशिकांगों का अभाव है। अब कोशिकांग आया तो आप समझ गए कि किन कोशिकांगों का अभाव है। ये कोशिकाएं अर्थात वास्तविक केंद्रक रहित है, मतलब वास्तविक केंद्रक इसमें नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं नीले हरे शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा और जीवाणुओं में पाई जाती हैं। तो ये भी याद रखिए। तो ये तो हो गया प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक देखिए, कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक और केंद्रक कला और केंद्रिका युक्त तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाती, मतलब इसमें सभी कुछ उपस्थित होता। केंद्रक भी उपस्थित है, केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित है, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग भी इसमें उपस्थित हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं के गुणसूत्र में डीएनए भी होगा और हिस्टोन प्रोटीन से बनी इकाई न्यूक्लियोसोम भी पाई जाएगी। उसमें क्या था, गुणसूत्र के स्थान पर हिस्टोन प्रोटीन था, ठीक है, इससे बने डीएनए के धागे थे, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें उपस्थित हैं। फिर है ये कोशिका अर्थात वास्तविक केंद्रक वाली यूकैरियोटिक कोशिकाएं अधिकांशतः शैवालों, उच्च पादप और जंतुओं में पाई जाती हैं, ठीक है। तो पादपों में भी और जंतुओं में भी। तो अब आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से बताते हैं, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं और जो यूकैरियोटिक होते हैं इनमें यही अंतर है कि इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है। इसमें केंद्रक कला जो होती है वो अस्पष्ट होती है, इसमें स्पष्ट होती है। इसमें विभिन्न तरीके के कोशिकांग क्या होते, अनुपस्थित होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। तो यही तो अंतर है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अंतर भी बता देते हैं आपको। ये एक तरफ प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक, ठीक है। तो ये आदिम कोशिकाएं हैं और ये सुविकसित कोशिकाएं हैं। इनमें प्रारंभी अविकसित केंद्रक होता है, सॉरी यहाँ होगा नहीं होता है, और इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता। इनमें जो प्रारंभी अविकसित केंद्रक है वो तो होता है, लेकिन विकसित केंद्रक नहीं होता। तो ये सही दिया है, ठीक है। अविकसित केंद्रक होता है, इनमें विकसित केंद्रक होगा। फिर है
अगला अंतर है, इनमें केंद्रक कला और केंद्रिका अनुपस्थित होती है, इनमें उपस्थित होगी। इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग जो हैं जिसके ऊपर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। गाल्जी का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसे हम अंतःप्राद्रव्य जालिका कहते हैं। लाइसोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि इसमें नहीं होते हैं और इसमें ये सब कोशिकांग उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है और इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ये भी पिछले लेक्चर में आपको बताया था किसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। नेक्स्ट है, इनकी जो कोशिका भित्ति है वो बहुत पतली होती है, इनकी मोटी होती है कोशिका भित्ति। इनमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होंगे। इनमें रिक्तिका जो है वैक्यूल्स अनुपस्थित रहते हैं, इसमें उपस्थित रहते हैं। इनमें लैंगिक जनन होता है, इनमें नहीं होता, इनमें होता है। ठीक, कोशिका विभाजन विखंडन अथवा यहाँ मुकुलन होगा उसके माध्यम से होगा और इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री और मुकुलन द्वारा होता है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से होगा और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होगा। अब जो राइबोसोम होते हैं जिन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसमें 70 इस प्रकार के होते हैं और इसमें 80 इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, बस आपको अंतर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक कैसे भिन्न है, ये आपको बताना है। तो क्या अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण, प्रोटीन के जुड़ाव के कारण, फ्लैजिला की 9+2 संरचना के कारण या क्रोमोसोम के कारण? तो आपको अभी बताया जो प्रोकैरियोटिक हैं इनमें अस्पष्ट झिल्ली अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। तो यही भिन्नता है इन दोनों की। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकैरियोटिक जो सेल होती है इसमें जो कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? तो फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में कोशिका झिल्ली पूछा है, ना कि कोशिका भित्ति। यदि कोशिका भित्ति कहता तो फिर आपकी सेल्यूलोज हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव है। तो यहाँ पर ज्ञात जीव पूछा है। ठीक है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, सबसे मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे छोटा ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव पूछा है। तो एक तो वो कैसा जीव है, प्रोकैरियोटिक, और सबसे छोटा है तो वो कौन सा है आपका? ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा बिल्कुल सही आंसर है। अब देख लेते हैं, माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी और जीवित कोशिका के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये एक कोशिकीय जीव है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, डायरेक्ट ये पिछली बार का क्वेश्चन है, पूछा गया था। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। अभी तो वो पूछ लिया था सबसे छोटी जीवित ज्ञात जीव कौन सा है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक मतलब जिसके अंदर कोशिका होती है। ठीक है, जीवित है जो। अब पूछा है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी? तो यहाँ मानव शरीर की बात की गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, यह नर जनन कोशिका कहलाती है। नेक्स्ट है, सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तो ये सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की पूछी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। मनुष्यों की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, जिन्हें तंत्रिका तंत्र मतलब तंत्रिका तंत्र की इकाई ही न्यूरॉन्स होती है। ठीक है, न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाएँ 3 फीट तक लंबी हो सकती हैं। ये मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाइयाँ हैं, ये भी आप याद रखेंगे। एक विशिष्ट न्यूरॉन में एक सेल मॉर्फोलॉजी होता है जिसे सोमा कहते हैं। इनकी वॉल जैसी संरचना जिन्हें डेंड्राइट्स और अक्षतंतु कहा जाता है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, आप याद रखना। न्यूरॉन्स पूरे शरीर में दिमाग के जरिए ज्ञान पहुँचाने में सक्षम होते हैं। न्यूरॉन्स में भी विशेषता मोटर न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो जो न्यूरॉन हम मानते हैं उसमें भी यदि डीप में पूछेगा तो कौन सी सबसे बड़ी कोशिका है, तो इसकी सबसे बड़ी कोशिका मोटर न्यूरॉन होती है। फिर है, महिलाओं के शरीर में मानव अंडाणु, जो कि एक अपवाद है, वास्तव में शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यदि पूछ लेता है तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपकी अंडाणु हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। और सबसे छोटी यदि पूछता है तो शुक्राणु, सबसे लंबी यदि पूछता है तो तंत्रिका तंत्र। मानव अंडाणु या अंड कोशिका, जो कि एक अपवाद माना जाता है, वास्तव में शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है और इसके बिना इसे बिना सूक्ष्मदर्शी के भी देखा जा सकता है। मानव कोशिकाओं की तुलना में अंडे की कोशिकाएं बहुत बड़ी होती हैं। ये व्यास में 100 माइक्रोन हैं, तो इनका व्यास भी आपसे पूछ सकते हैं, जो 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है।
नेक्स्ट है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्न में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं। तो प्रोकैरियोटिक, जब हमने 5 जगत प्रणाली पढ़ी थी वहाँ आपको हर जगत में बताया कि किस जगत में किस प्रकार की सेल्स होंगी। तो आपके जो 5 जगत होते हैं, सबसे पहले तो हमने मोनीरा जगत पढ़ा था, ठीक है। मोनीरा के बाद हमने पढ़ा प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन से आपके जंतु आएंगे। इसके बाद हमने पढ़ा कवक जगत। कवक के बाद हमने पढ़ा जंतु जगत, और जंतु के बाद हमने पढ़ा था पादप जगत, ठीक है। तो इन सभी जगतों की पूरी विशेषताएं, किसमें कौन से जीव आते हैं, ये सब आपको बता दिया है। आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थ्योरी ज़रूर देख लें, क्योंकि थ्योरी के बिना आपके जो है प्रैक्टिस सेट अधूरे माने जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब आपकी थ्योरी ही क्लियर नहीं होगी तो आप प्रैक्टिस सेट लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के आंसर तो आपको आते हैं, लेकिन कुछ जो डीप वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपसे नहीं भी बन सकते, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो जो यहाँ पूछा है प्रोकैरियोटिक, अब आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि प्रोकैरियोटिक क्या कहलाते हैं, जिसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। 70 इस प्रकार के इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ऐसा जो जगत है वो कौन सा है जिसमें प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, तो वो आपका मोनीरा जगत होता है, ठीक है। कौन सा जगत है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए है मोनीरा जगत। अब वे कोशिकाएं जिनमें अजैव पदार्थ या व्यर्थ उत्पाद का संचय होता है, तो ऐसी कोशिकाएं कहलाती हैं इडियोब्लास्ट। तो ये कुछ आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो यहाँ पर हमने अटैच किए हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निष्क्रिय परिवहन क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ हमने डाला है, इसके ऑप्शन नहीं रखे, क्योंकि ये किसी ना किसी टेट एग्जाम में पूछा गया था, तो सोचा आपको ये बता दें कि इससे क्या क्वेश्चन बनता है। निष्क्रिय परिवहन देखिए आप, इसका बस आपको ये आंसर याद रखना है। जब अणु ऊर्जा की सहायता के बिना, किसकी ऊर्जा की सहायता के बिना जीवन की इकाई कोशिका की झिल्लियों से गुजरते हैं, तो इसे निष्क्रिय परिवहन कहा जाता है। मतलब ऊर्जा की इसको कोई सहायता ही नहीं होती और बिना किसी इकाई के किससे गुजर जाते हैं, कोशिका झिल्ली के आर पार हो जाते हैं, तो वो निष्क्रिय परिवहन। जबकि सक्रिय परिवहन तब होगा जब उसको ऊर्जा भी उपस्थित रहेगी, एक जीवन की इकाई भी होगी, और यह अणु जो होते हैं कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने के लिए ऊर्जा की इनको आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये रहे आज के 10 क्वेश्चन, और यहाँ हमारे 5 प्रैक्टिस सेट क्लियर होते हैं। इसके बाद आगे जो आपके थ्योरी में हमने आपको करवाया है उसी के अकॉर्डिंग अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, ठीक है। यदि आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो क्लासों को शेयर ज़रूर करें, और यदि आपका कोई डाउट बनता है तो वो भी आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।